Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. This is video 9 in the most important JEE Mains PYQ series, and as you can see I'm going to cover here the chapter vectors. So without any delay, let's start with the chapter. So we are going to revise the chapter vectors here, और जहां तक questions की बात है, previous JEE Mains के questions की बात है, तो what I have noticed is कि 4 major topics हैं जो इस chapter में हमें अच्छे से revise करने हैं, जिस पर mostly questions frame किए जाते हैं. क्या है वो 4 टॉपिक्स? तो लेट मी टेल यू. 4 टॉपिक्स हैं. एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो मैंने इन चारों पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्क्रीन पे मैं आपको शो करूंगी. वो सारी प्रॉपर्टीज जो मैं लिखी, जो मैंने बोर्ड पर या फिर कहिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए. इन केस आपको लगता है कि आप एक कुछ प्रॉपर्टीज नहीं जानते हैं या आपको नहीं ध्यान है, तो उन्हें अच्छे से प्रॉपरली पढ़कर याद कर लीजिएगा. So let's start with the first point, that is scalar product. अब डॉट प्रोडक्ट में as you can see जो first point मैंने लिखा है वो उसकी प्रॉपर्टी और या फिर डेफिनेशन है. A dot B is mod A mod B cos थीटा. हमें पता है थीटा इज द एंगल जो हम वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में लेते हैं. साथ में आप देख सकते हो कि अगर A डॉट B पॉजिटिव है implies थीटा विल बी एक्यूट, या फिर कहिए व्हेन थीटा ऑब्ट्यूज आ रहा है तो A डॉट B नेगेटिव आएगा, थीटा 90 पे A डॉट B 0 आएगा. तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे खूब सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसकी लिखी हैं जो हमें ध्यान रखनी है. ये सारी प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है जो मैंने स्पेशली हाईलाइट की है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप स्क्रीन को या वीडियो को एक बार पॉज करके इन्हें रीड करिए और अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लीजिए. जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट में या फिर कहिए डॉट प्रोडक्ट में इन सारी प्रॉपर्टीज के साथ ही ये देखो जो प्रोजेक्शन है ना, जैसे मैंने हाईलाइट किया है विद द रेड हैशटैग, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दिस टॉपिक. डॉट प्रोडक्ट में मेजर क्वेश्चंस जो फ्रेम हुए हैं वो प्रोजेक्शन पे हुए हैं. तो क्या है ये प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन में देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप. प्रोजेक्शन किसका लिया जा रहा है? वेक्टर ए का. किस पर लिया जा रहा है? बी कैप पर, या फिर कहिए वेक्टर बी पर. दैट्स वाई जिस पर प्रोजेक्शन लोगे उसका यूनिट वेक्टर. ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको रिवाइज करवाया है. यानी ये रहा वेक्टर ए, ये रहा डायरेक्शन वेक्टर बी का. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मतलब है लेंथ ओ ए डैश. आप ओ ए डैश कैलकुलेट कर रहे हो. अभी लेंथ ओ ए डैश कैसे कैलकुलेट किया आपने? वेक्टर ए डॉट बी कैप. यानी अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेती हूं तो हमारे पास जो ओ ए डैश लेंथ होगी वो बेसिकली क्या आती है? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉस थीटा. और जब आप ए डॉट बी कैप सॉल्व करते हो तो वो भी क्या आता है? मॉड ए कॉस थीटा. तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जिसका प्रोजेक्शन ले रहे हो वो है वेक्टर ए, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है वो है वेक्टर बी. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज वेक्टर ए डॉट बी कैप. इसी के साथ दो और चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी होगी. वेक्टर कॉम्पोनेंट्स. तो वेक्टर कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यानी आप इसे लिख सकते हो ओ ए डैश वेक्टर. ठीक है, हमने ओ ए डैश वेक्टर लिखा है तो मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन वेक्टर बी की होगी. इसी तरह अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी चाहिए तो हमें उसे लिखना होगा ट्राइंगल ऑफ एडिशन. मैंने लगाया है ये जो ट्राइंगल हमने बनाया था यहाँ पर, इस ट्राइंगल की हेल्प से मैंने वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी भी लिख दिया है. दिस इज वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप. अच्छा, एक और चीज, ये ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप को भी मैंने कन्वर्ट करके दिखाया. ये सारी चीजें आपने पहले भी सॉल्व करके अपने नोट्स में लिखी हुई होंगी, बट इसे अच्छे से रिवाइज करके रखिए क्योंकि जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है इस पे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस के क्वेश्चंस ट्राई करते हो, और फ्यूचर में भी इस पे काफी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. और ये सिर्फ जेईई मेंस नहीं, जेईई एडवांस के लिए भी ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से हाईलाइट करके सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में भी, ठीक है, प्रॉपर्टीज हम रिवाइज करेंगे, मगर ज्यादा स्ट्रेस उन पॉइंट्स पे जरूर देना है जिसे मैंने रेड हैशटैग से मार्क किया हुआ है. 7th पॉइंट इनइक्वालिटी है. ये जो है ए डॉट बी, मैक्सिमम वैल्यू मॉड ए मॉड बी होती है जब थीटा 0 होता है, मिनिमम माइनस मॉड ए मॉड बी होती है जब थीटा पाई होता है. एनी वेक्टर, अब देखो ये जो 8th पॉइंट है बहुत छोटा पॉइंट है मगर काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो वेक्टर होता है आप उसे इस तरह भी लिख सकते हो, राइट? ए डॉट आई कैप का मतलब क्या होता है? ये उसका एक्स कॉम्पोनेंट है वेक्टर का. वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप, वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप, वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट इंटू के कैप कॉन्स्टिट्यूट करता है कंप्लीट वेक्टर ए. ठीक है, तो वेक्टर ए को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट.
सो ये सारी प्रॉपर्टीज यानी 8 पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, जो आप स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट पर आइए। क्रॉस प्रोडक्ट में भी इसी तरह मैंने काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख कर दी हैं, तो अगेन आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। इनकेस आपको नहीं पता है तो उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिए। जो जो प्रॉपर्टीज आपको लगता है कि मिसिंग है, आपके पास नहीं लिखी हुई है, उन्हें जरूर पॉज करके एक बार स्क्रीन को लिख लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करेंगे, जो प्रॉपर्टीज आपको नहीं आती है उसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे और फिर ही क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। फर्स्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है हमने देख लिया है। यहाँ पे एन कैप, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल हम यूज करते हैं इसका डायरेक्शन पता करने के लिए, ये भी हम सबको पता ही है। सेकेंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड हैशटैग लीजिए लगा दिया जाए। तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसे लैग्रांजेस आइडेंटिटी कहते हैं एंड यस क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन इट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी या फिर कहिए इस आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। देन व्हाट डू वी हैव, ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर इज ट्वाइस वेक्टर ए का स्क्वायर। इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। अगर आप 2-3 साल पुराना कोई क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, शायद 20 या 21 में जेईई मेंस ने डायरेक्ट क्वेश्चंस पर फ्रेम किया था। इनफैक्ट ये काफी पुराना और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये रिजल्ट तो आपको ध्यान ही रखना है। आगे भी क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। प्योर क्वेश्चन भी हो सकता है कि सीधे इसका वैल्यू पूछ लिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे किसी क्वेश्चन के साथ क्लब करे। जैसे एडवांस में नॉर्मली क्या होता है कि वो प्योर कॉन्सेप्ट को पूछने की जगह 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, है ना। तो इसलिए थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट, एज यू कैन सी ए क्रॉस बी अगर 0 है तो वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, यानी हम कहते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। मगर इस पॉइंट को मत भूल जाइए, ऐसा भी हो सकता है कि एनी वन ऑफ द 2 वेक्टर्स टर्न्स आउट टू बी अ 0 वेक्टर। ठीक है, 0 वेक्टर। सिमिलरली मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इंपॉर्टेंट है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ठीक है, हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका पता है। क्या होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कभी भी अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स आपको पता है तो आप उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ए क्रॉस बी के मॉड्यूलस का क्या है, ये रहा। नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर। देखो जो 6 पॉइंट है ना, बहुत ही बेसिक है और बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बट अगेन लेट मी टेल यू मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा ये पॉइंट, मगर इसे ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको इसे हमेशा दिमाग में रखना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉइंट तो पता है मगर वो तभी आंसर आता है जब वो एक पर्टिकुलर इस फॉर्म में पूछा जाए। ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके जहां पे भी आपको फील आती है कि आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जो परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वी विल टेक देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है वो हम सबको आता है, मगर फिर भी मैंने इस पॉइंट पे हैशटैग लगाया है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। एडवांस में हम इसे एज अ कह सकते हैं कि क्वेश्चन के पार्ट में यूज कर रहे होंगे, तो इसलिए दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर लिखना है तो इस तरह से, और अगर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आर लिखना हुआ तो ठीक है, हम आर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख रहे होंगे। कमिंग टू द 7th पॉइंट, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कैसे एंगल कैलकुलेट किया जाएगा, वो ये रहा। नॉर्मली अगर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स चाहिए तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, मगर ठीक है, इनकेस हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है तो हम इस फॉर्मूले से भी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। कमिंग टू द 8th पॉइंट, सो क्रॉस प्रोडक्ट में 8th पॉइंट है वेक्टर एरिया। कैसे डिफाइन किया जाता है, वेक्टर एरिया के लिए एक आपके पास क्लोज्ड बाउंडेड सर्फेस होनी चाहिए, ड्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो क्लोज बाउंडेड सर्फेस ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, और एक नॉन यूनिफॉर्म फिगर भी हो सकता है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट क्रॉसिंग इट्स बाउंड्रीज। कोई भी ऐसा क्लोज्ड बाउंडेड सर्फेस जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया हो, उसके साथ हमेशा एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को एसोसिएट किया जा सकता है, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से डिसाइड होती है। अब जब राइट हैंड स्क्रू रूल बोल रहे हो तो इसका मतलब डेफिनेटली जो भी आपके पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा। और ये चीज आपने नोटिस भी की होगी जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहां पे नॉर्मली हम वेक्टर एरियाज को यूज करते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, सो वेक्टर एरिया हमेशा सर्फेस के परपेंडिकुलर आता है। एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द स्केलर एरिया। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी एक वेक्टर की बात कर रहे हो तो दो चीजें तो आपको चाहिए ही, डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल देता है, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, स्केलर एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सर्फेस। तो ये वेक्टर एरिया है जिसे आपको ध्यान रखना है, और इसीलिए हम ट्राइंगल के वेक्टर एरिया को भी लिख लेते हैं। तरीका ये है कि वेक्टर एरिया आपको लिखना है यानी वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी, और तीसरी बात, अब एरिया है तो वो स्केलर एरिया के बराबर आएगा। तो अगर हम एरिया वेक्टर एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल लिखते हैं जिसके वर्टिसेस है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल लिखा जा सकता है 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये इसका वेक्टर एरिया है। स्केलर एरिया चाहिए तो यू जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड बोथ द साइड्स, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड लेते ही आपको स्केलर एरिया कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिगर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा वेक्टर एरिया। अच्छा, वेक्टर एरिया को हम इस तरह भी यूज करते हैं कि क्योंकि वेक्टर एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस है, इसलिए कभी भी आपको ये फील आती है कि अगर मुझे सरफेस के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखना है, एंड इन केस यू नो द वेक्टर एरिया ऑफ द सरफेस, आप उस वेक्टर एरिया को एज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस यूज करेंगे एंड क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये 8th पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट अब आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वेक्टर a माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। तो ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल पॉइंट, बट ठीक है, हमें रिजल्ट याद रखना है इसका, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इनकेस आपको रिजल्ट नहीं भी याद है तो ये उसी वक्त क्रॉस प्रोडक्ट लेके भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये है 9 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए लिखे हैं फॉर वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कहिए क्रॉस प्रोडक्ट, जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए भी, ठीक है, और जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं 3rd पॉइंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए कि इट्स अ पैरेललोपाइपेड जो मैंने बनाया है, इसकी 3 कोटर्मिनस एजेस जैसे कि आप देख सकते हो, वेक्टर ए, फिर ये रहा वेक्टर बी, और ये रहा वेक्टर सी, ठीक है, 3 कोटर्मिनस एजेस हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी थीटा लिया है, एंड एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड वेक्टर सी है फाई। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी क्रॉस एंड डॉट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, जिसे बॉक्स ए बी सी भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेशन आप देखते हो, आपको पता ही है, दिस इज मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। थीटा एंड फाई व्हाट आर द एंगल्स, वो मैंने मार्क करके यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप प्रॉपरली इस फिगर को रेफर करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी था तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा, मॉड सी और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन का एंगल फाई था, इसीलिए कॉस फाई आएगा। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी पर मेनली फ्रेम्ड होते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइपेड विद 3 कोटर्मिनस एजेस, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो अगेन मैंने लिख के रखी है, आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करिए, एक एक प्रॉपर्टी पढ़ते जाइए। इनकेस आपको लगता है आपको कुछ प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आप अपने नोटबुक में उसे एज अ शॉर्ट नोट डाउन करिए, सो दैट जब भी आप उसे रिवाइज करेंगे तो जो मिसिंग प्रॉपर्टी थी वो क्विकली रिवाइज होगी। मिसिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप उसे जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में कोप्लेनर, सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको जरा एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, तो बॉक्स एबीसी 0 आता है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, यानी जेईई मेंस से मोस्टली मैंने क्या देखा है कि अगर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है और उन्होंने कहा है कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो मोस्टली द क्वेश्चन इज सॉल्व यूजिंग बॉक्स एबीसी इज इक्वल्स टू 0। यानी हमें क्या यूज करना होगा कि उन तीनों वेक्टर्स का बॉक्स उठाकर 0 कर दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है, और अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट एक चीज और आप साथ में ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी मिलता है, किससे, ये जो रेड डॉट पॉइंट मैंने लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी इनफेक्ट मैं ये कहूंगी, अब आप चाहे जेईई मेंस लिख रहे हो या एडवांस लिख रहे हो, जब भी क्वेश्चन में ये बात आती है ना कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, जब उन्होंने कहा कि 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जैसे ही वो कहते हैं 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, आपके दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए कि या तो क्वेश्चन सॉल्व होगा बॉक्स प्रोडक्ट से, जो मेरी प्रायोरिटी होगी, ठीक है, बाकी हम इस पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है।
तो मैंने क्या कहा, दो चीजें होगी, या तो आप बॉक्स प्रोडक्ट से प्रोसीड करोगे, बॉक्स प्रोडक्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। अगर बॉक्स प्रोडक्ट से नहीं सॉल्व हो रहा है, या फिर आप दूसरी चीज जो दिमाग में आपको रखनी है वो ये है कि अगर 3 वेक्टर्स उन्होंने दिए, उन्होंने कहा वो 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और वो कोप्लेनर भी हैं, तो आप ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि इसका मतलब इन 3 में से किसी भी एक वेक्टर को, एनी वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 2। यानी अगर सी वेक्टर मैंने चूज किया तो मैं सी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी लिख पाऊंगी अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं विद नॉन जीरो नॉन कोलिनियर कंडीशन। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे आप मेंस में लिख रहे हैं या एडवांस का पेपर लिख रहे हैं, जैसे ही 3 वेक्टर्स के कोप्लेनारिटी की बात आई, या तो हम जाएंगे बॉक्स प्रोडक्ट पे, दूसरी चीज जो दिमाग में रखनी है वो होगी ये वाली थ्योरम, इसे थ्योरम इन अ प्लेन भी कहते हैं। सो ये थ्योरम इन अ प्लेन हमें दिमाग में रखनी है कि 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हैं तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर रिमेनिंग 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखेंगे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदर देन द सेकंड पॉइंट, यू कैन सी द थर्ड पॉइंट एज वेल। एबीसी का मतलब जब साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करते हैं तो वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट की चेंज नहीं होती है, बट अगर रोटेशन साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस आएगा। फोर्थ पॉइंट, यू कैन सी 3 वेक्टर्स में से अगर 2 कोलिनियर हो जाएं, जैसे कि ये दोनों कोलिनियर दिख रहे हैं अभी, तो ये दोनों कोलिनियर हैं, इसका मतलब बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज किया जा सकता है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हम कई जगह पे यूज करते हैं कि डॉट एंड क्रॉस, यानी जहां पे भी जरूरत पड़ती है तो हम डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करते हैं, स्पेशली जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस डी, तो हमें इस डॉट एंड किसी एक क्रॉस को इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मली उस टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें हेल्प करेगी। 6 तो काफी इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस भी सवाल बनाता है, जेई मेंस भी क्वेश्चन बनाता है, आप इसे ध्यान भी रखेंगे। बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, अच्छा वो ये नहीं पूछते हैं कि प्रॉपर्टी लिखो, दे आर गोइंग टू आस्क यू द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड। हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड बताना होगा, दैट इज नॉर्मली बॉक्स एबीसी का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। सॉरी, सो बॉक्स एबीसी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी डिटर्मिनेंट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड निकालने में। कब, जब हमें ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट सी डॉट सी, बी डॉट बी, ये सारी वैल्यूज पता होंगी। यानी अगर ये इंडिविजुअल वैल्यूज हमें किसी तरह पता है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वी वुड प्रेफर दिस प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, आप पॉज करिए वीडियो को, सारी प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। 11th पॉइंट इज ऑल्सो गुड, उसे भी ध्यान रखेंगे आप। सो वीडियो पॉज करके आप सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके रिवाइज करिए, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टीज रीड करूंगी तो दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। हो सकता है कि आप ग्लांस थ्रू करके उसे जल्दी क्विकली रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए आप सारी प्रॉपर्टीज एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। ये सब प्रॉपर्टीज हमने वेक्टर्स में कवर करी, चैप्टर में कवर करी होंगी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो अब आपको जेई मेंस में काफी हेल्प करने वाली हैं, इसलिए वो सारी मैंने एक साथ लिखकर आपको यहाँ पर शेयर की है। अभी देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, सो ये हमारा 4th पॉइंट है। दिस इज द 4th पॉइंट दैट नाउ वी आर रिवाइजिंग। 4th पॉइंट, सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप देख सकते हो 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट आंसर वेक्टर आता है, तो हम लिखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो मैंने इसमें पोस्ट पॉइंट में हैशटैग लगा दिया है, क्यों, क्योंकि अगेन देखो सिंपल सा पॉइंट है, बट ये जेई मेंस का भी फेवरेट है और जेई एडवांस का भी। एक्चुअली जेई एडवांस ने काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं इस पॉइंट नंबर 1 पे। वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि हमें एक वेक्टर कंसिडर करना है जो 2 वेक्टर्स के प्लेन में है और 3rd वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, दे वोंट गिव यू एनी हिंट कि आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज करना है। वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर बी एंड सी के प्लेन में लाई कर रहा है, यानी 2 वेक्टर्स के प्लेन में है और 3rd वेक्टर के परपेंडिकुलर है। द मोमेंट दे आर यूजिंग दिस लैंग्वेज इन द क्वेश्चन, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट,
हम ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेंगे क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट ऐसा वेक्टर मिलता है जो बी एंड सी यानी दो वेक्टर्स के प्लेन में होगा और थर्ड के परपेंडिकुलर। तो वी वेक्टर अगर लिखा गया है ए क्रॉस, ब्रैकेट में लिखा है बी क्रॉस सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको ये फॉर्मूला तो याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड होता है, इसे याद करना ही होगा, ठीक है। सेकेंडली, बी क्रॉस सी अगर ब्रैकेट में है तो जो वी वेक्टर है ना, इट विल बी इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, वो वेक्टर बी और वेक्टर सी के प्लेन में होगा और किसके परपेंडिकुलर होगा, ये जो आइसोलेटेड वन है यानी वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी, यानी अगर वेक्टर वी का इंटरप्रिटेशन करना है तो यस आपको आना चाहिए ये इंटरप्रिटेशन। कन्वर्सली अगर कोई इस तरह कहता है कि वी नीड टू फाइंड अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, तो आपको ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि हमारा आंसर कुछ ए क्रॉस बी क्रॉस सी टाइप का होगा। हाँ, मैग्नीट्यूड हम एडजस्ट कर सकते हैं लेटर ऑन, मगर एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो प्लीज इस फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में रखिए और लैंग्वेज के साथ इसे कनेक्ट करना भी ध्यान रखिए। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, तो ये तो वापस वही है, आप इजीली देख सकते हैं यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आप किस तरह लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो फिर से हमारे पास आ गया वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको कह रही थी, जेई एडवांस इन मींस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेपिड अगर निकालना है, इंफॉर्मेशन हमारे पास ये सारी है, तो हम कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली अगर बॉक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की जरूरत पड़ती है कहीं पे, तो आप उसे भी इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा। फोर्थ पॉइंट इज आई क्रॉस ए क्रॉस आई, ये भी एक सिंपल रिजल्ट है, आप इसे यूजिंग द फॉर्मूला वेरीफाई कर सकते हैं। आंसर आएगा 2a वेक्टर। द फिफ्थ पॉइंट में मैंने लिया 4 वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। सो आप या तो a प्लस बी को u लेके स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके और u लेकर सॉल्व किया, मेरा आंसर आया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर c एंड वेक्टर d। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप c क्रॉस d को कुछ ओमेगा वेक्टर लेकर स्टार्ट करते। सो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रखा है एंड द रिजल्टेंट आंसर टर्न्स आउट टू बी ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में रखने होंगे जब भी आप वेक्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इनका एप्लीकेशन, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरह से इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन उसमें होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट वेक्टर ए वेक्टर बी गिवन, दोनों वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। इफ आर क्रॉस ए इज इक्वल्स टू बी क्रॉस आर, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ आपको करा रही हूँ ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सबको तो रिवाइज करना 100% जरूरी है। आप ये नोटिस करोगे जब आप खुद भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 सवाल वो फ्रेम कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आगे भी सेम कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके प्रोबेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है क्योंकि एडवांस में भी इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, this question how we are going to handle. So let's start with the equation, the underlined equation that we have here. क्या करना है, वेक्टर ए वेक्टर बी तो हमारे पास है ही, मैंने इस इक्वेशन को फिर से लिखा, ध्यान से देखेंगे आप, मैंने लिखा है आर क्रॉस ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस आर, मगर बी क्रॉस आर को मैं लिख रही हूँ आर क्रॉस बी विद नेगेटिव साइन इन फ्रंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ प्लस साइन क्यों आ रहा है, राइट। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी। एन अननोन वेक्टर आर वेक्टर की मुझे जरूरत है इस क्वेश्चन में सो दैट मैं फाइनल आंसर निकाल पाऊं, यानी अल्टीमेटली अननोन वेक्टर आर वेक्टर इज टू बी आइडेंटिफाइड। कैसे आइडेंटिफाई करें, विद द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव लर्नड। तो अभी तो मैंने सारी टर्म्स एक तरफ क्लब की और इसे मैंने लिख लिया वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मीन्स या तो वो कोलिनियर वेक्टर्स है, यानी या तो आप लिखोगे कि वेक्टर आर जो होगा वो कुछ लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी होगा, या फिर आप क्या लिखेंगे कि वेक्टर आर जो है वो 0 वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी तो 0 नहीं है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, ए प्लस बी दिया हुआ है तो अगर ये 0 वेक्टर नहीं है तो ये 0 हो सकता है, बट अगर आप वेक्टर आर को 0 वेक्टर ले रहे हो तो आर डॉट अल्फा आई प्लस 2j प्लस के कैप 3 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हमें ये वाला केस रिजेक्ट करना है। हमने यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज जो थी वो दोनों कंसिडर की, एक पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई। एक रिजेक्ट हो गई तो हमें क्या मिला, वेक्टर आर जो है वो मुझे मिल गया है लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। जरा लिखें ए प्लस बी कितना आता है, दिस इज 3i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये रहा आर वेक्टर, मगर लैम्डा अभी अननोन है। हाउ टू गेट दैट लैम्डा? तो कोई बात नहीं, उसके लिए दो इन्फॉर्मेशन और हमें प्रोवाइड की गई थी, तो हम उस दो इन्फॉर्मेशन को फर्दर यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये फर्स्ट रिलेशन को। सो आर डॉट एल्फा प्लस एल्फा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप क्या बनता है? ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स 3 अल्फा माइनस 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। इसे मैंने सेकेंड रिलेशन लिख लिया, तो मैं कहूंगी फ्रॉम सेकेंड मुझे क्या मिल रहा है? आर डॉट 2i प्लस 5j माइनस अल्फा के। तो ठीक है, ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स 2.3, तो ये बन गया 6 माइनस 5 एंड देन वी हैव माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दो इक्वेशंस और दो अननोन्स है, तो ठीक है, वी कैन इजीली फाइंड आउट इंडिविजुअली अल्फा एंड लैम्डा। तो दोनों वैल्यूज निकालते हैं, कैलकुलेशन करेंगे जरा। ये मेरे पास आ जाता है लैम्डा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन देखें जरा क्या बनती है, दिस इज लैम्डा एंड 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्दर। हम लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा मैं यहाँ पुट करूंगी, इक्वेशन बन जाएगी, लैम्डा को एलिमिनेट किया तो ये बन गया 1 माइनस 2 अल्फा अपॉन अल्फा इज -1 which gives me 1 minus 2 alpha as minus alpha, यानी अल्फा तो 1 आ रहा है। अगर अल्फा 1 आ रहा है तो चलिए लैम्डा भी कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा भी 1 आ जाएगा। अब अगर अल्फा और लैम्डा दोनों 1 है तो जरा आर वेक्टर लिखते हैं। आर वेक्टर है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। रिगार्डिंग अल्फा, तो अल्फा कितना है 1। अब जब हमने आर वेक्टर और अल्फा आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें कैलकुलेट क्या करना था? अल्फा प्लस मॉड्यूलस आर वेक्टर का स्क्वायर। So now we can say alpha plus modulus of vector r का square is 1 plus 9 plus 1 10 plus 4 14. तो answer must be 15. So this is the answer for the question. अब आप ये चेक करो कि पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये फर्स्ट लाइन का इंटरप्रिटेशन, और ये इंटरप्रिटेशन नॉट जस्ट इन मेंस, एडवांस में भी आपको बहुत काम आएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी ये जो हमने इक्वेशन लिखी दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसी कॉन्सेप्ट पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं। सेम क्वेश्चन का मतलब होता है कि ये चीज जो है ना, ये इंटरप्रिटेशन आपको बार बार क्वेश्चन में करनी पड़ सकती है। वंस यू हैव इंटरप्रेटेड दिस थिंग, अब उसके बाद कंडीशंस वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने मुझे आर डॉट फर्स्ट वेक्टर आर डॉट सेकेंड वेक्टर कुछ वैल्यू दिया है, मे बी किसी और क्वेश्चन में इसी आर के साथ कोई और कंडीशन हमें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये चीज अगर आप प्रोसीड कर लेना इस तरीके से, तो उसका मतलब आगे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक फर्स्ट जो वेराइटी मैंने ली है, इसे अच्छे से रिवाइज करेगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस पे मेनी क्वेश्चंस आर फ्रेम। चलिए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। लेट एक्स वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स। अच्छा, जितने क्वेश्चंस मैं लिख रही हूँ ना, ये सब प्रीवियस जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, इस पूरी सीरीज में ही हम वो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो जिनके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुए हैं और जिनका प्रोबेबिलिटी आगे भी आने का काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है। लेट एक्स वेक्टर बी अ वेक्टर इन द प्लेन। अच्छा, तो जो एक्स वेक्टर है इट इज लाइंग इन द प्लेन। कौन से प्लेन में लाया करता है? इन द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो जो एक्स वेक्टर है इट इज कोप्लेनर विद वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमने इंटरप्रेट किया। और मैंने आपको कहा था जैसी कोप्लेनारिटी आती है आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो करना होगा, नहीं तो वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना होगा। मगर अभी रुकते हैं, अभी क्वेश्चन आगे भी रीड करेंगे। फर्स्ट लाइन के बाद ये मेरा इंटरप्रिटेशन था, बट अभी आगे बढ़ो। इफ एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ओके नाउ सी, ध्यान से ऑब्जर्व करो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि ये जो एक्स वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर्स के प्लेन में लाई कर रहा है और थर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने रेड हैशटैग किया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो देखो जरा लैंग्वेज में, यहाँ पे उन्होंने वही चीज लिखी हुई है कि वेक्टर ए और बी के प्लेन में और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर हमें लिखना होगा। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू कि ओके जस्ट राइट एक्स वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, नो। बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर थ्री प्रोडक्ट, बिकॉज हमें पता है कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उस इंटरप्रिटेशन से हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी क्वेश्चन को मैंने पूरा रीड नहीं किया कि क्या चाहिए, बट यस इतना तो समझ में आ गया है कि जो एक्स वेक्टर है ना, वो आपको क्या लिखना होगा। यू आर गोइंग टू टेक इट एज सम लैम्डा
मैग्नीट्यूड नहीं पता है इसलिए लैम्डा टाइम्स, अच्छा किसके प्लेन में है, ए एंड बी के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी, किसके परपेंडिकुलर है, ये थर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये जो थर्ड वेक्टर ना, इस थर्ड वेक्टर का नाम हम रख लेते हैं सी वेक्टर। कहीं पर भी सी वेक्टर इस क्वेश्चन में नहीं यूज हुआ है तो मैंने इसका नाम सी वेक्टर रख दिया और हम लिखते हैं क्रॉस सी वेक्टर। सो एक्स वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ओके, लैम्डा आइडेंटिफाई करने के लिए अब ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए। तो ठीक है, जो एक्स वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए इज एक्स डॉट ए कैप। कितना हमें दिया गया है, इट इज 17√6/2। ठीक है, इट इज 17√6/2। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट करना है, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब देखो ए बी एंड सी तीनों वेक्टर्स हैं हमारे पास, इसलिए ये कुछ भी अननोन वेक्टर नहीं है, ओनली लैम्डा इज अननोन, जिसे आइडेंटिफाई करने के लिए ये रही सेकंड कंडीशन। लैम्डा जैसे ही मिलता है हम वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले लिखूंगी एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स दिस इज ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। जैसे ही आपको लगता है ना कि आप कैलकुलेशन फर्दर कर सकते हैं, आप वीडियो को आगे 10 सेकंड ले जाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन का था वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जस्ट इसे सॉल्व करके एक बार आपको बताऊंगी और आंसर हम आंसर 486 है इसका, वो हम लेकर आएंगे। तो ये रहा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए डॉट सी। जरा देखें ए डॉट सी हमारे पास क्या बनेगा, तो ये रहा वेक्टर ए एंड डॉट सी। सो ए एंड सी का डॉट, दिस विल बी 6 -2 -1 मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी। सो बी डॉट सी के फॉर्म में हमारे पास आता है 3 + 4 + 1 मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। ओके, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों हमारे पास हैं, उसे भी जरा पुट कर लेते हैं यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स, सो 6 - 3 इज 3, 3b वेक्टर 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप माइनस ये हमारे पास आ गया 8a वेक्टर, सो 8 टाइम्स a, सो 16i कैप, it will become plus 8j cap and then we have -8k cap। ठीक है, ये रहा x वेक्टर। लिखें जरा, ये रहा लैम्डा टाइम्स, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज -13i कैप प्लस 14j कैप और ये रहा -11k कैप। ये x वेक्टर है, मगर लैम्डा अभी भी अननोन है तो नॉट एन इशू। लैम्डा के लिए हमारे पास ये रही दूसरी कंडीशन, राइट। सो ये दूसरी कंडीशन जो है अब हम इसे यूज करेंगे, एक्स वेक्टर डॉट ए कैप। सो एक्स वेक्टर ये हम लिख रहे हैं -13i कैप प्लस 14j कैप -11k कैप एंड डॉट ए कैप। अब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बनाना है, तो जरा देखते हैं फिर से ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i - j प्लस k, 2i - j प्लस k कैप डिवाइडेड बाय √6। ये रहा यूनिट वेक्टर। वैल्यू कितना दिया है, वेक्टर x डॉट ए कैप इज 17√6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर। लेट्स कंटिन्यू, दिस विल बिकम -26 -14 -11 coming to the right hand side 17 into 6 divided by 2। So right hand side 51 में convert हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज ऑल्सो -51, इन्हें कैंसिल किया, लैम्डा मेरे पास आता है -1। वंस यू गेट द लैम्डा यू विल गेट द वेक्टर x। कितना आ जाएगा, दिस विल बी 13i कैप -14j कैप प्लस 11k कैप। सो ये रहा x वेक्टर। अब इन्होंने इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा है, तो ठीक है अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये चीज आइडेंटिफाई करना। अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हो तो क्विकली क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता था, जैसा कि मैंने कहा फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन को रीड करने के बाद मैंने आपको कहा था कि हम एक्स वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट भी आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो वो एक सेकंड मेथड हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करें, ऑल्टरनेटिव मेथड में मैं यही आपको लिख कर देती हूँ कि ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो,
आप एक्स वेक्टर को कुछ अज्यूम कर लो कि दिस इज अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। देखो अल्टीमेटली मुझे चाहिए एक्स वेक्टर सो दैट मैं उसके मैग्नीट्यूड का आंसर कर पाऊं। यानी अगर मैं फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद यहां से स्टार्ट करती हूँ अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, तो मुझे दो अननोन्स क्वेश्चन में निकालने होंगे, वन इज अल्फा वन इज बीटा। अब उन्हें निकालने के लिए क्या हमारे पास दो कंडीशंस है? हाँ बिल्कुल है। पहली कंडीशन है कि आप वेक्टर एक्स का ए के साथ यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, यानी प्रोजेक्शन निकालो, और 17/2 √6 आंसर आएगा। एंड सेकेंडली हम वेक्टर एक्स का डॉट लेंगे, ये जो सी वेक्टर हमने लिख रखा है ना इसके साथ, ये हमें कितना मिलेगा? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर तो ये मिल जाएगा 0। यानी ये दो कंडीशंस आपको अल्फा बीटा निकालने में हेल्प कर देगी। तो जैसे ही अल्फा बीटा मिलता है आपके पास वेक्टर एक्स रेडी होगा और आप उसका मैग्नीट्यूड इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये सेकेंड मेथड होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ऑल्टरनेटिवली हम इस मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों मेथड में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, आप एनी वन को चूज कर सकते हैं। और दोनों मेथड में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया ना, कि चाहे आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट मेथड 2 लो या फिर आप ये लो, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये फिर से प्रीवियस जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऑल क्वेश्चंस आई एम टेकिंग फ्रॉम प्रीवियस जेईई मेंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज करके छोड़ दूंगी। तो क्या है क्वेश्चन? लेट वेक्टर एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो। ध्यान रखिए हर क्वेश्चन जो भी आप रीड करते हैं ना बहुत ध्यान से रीड करना जरूरी है। तो टू नॉन जीरो वेक्टर्स, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो मैंने लिख लिया ए डॉट बी 0 दिया हुआ है एंड मॉडुलस ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस बी। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड है वो भी नहीं बताया। विद मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ए, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है? लेफ्ट हैंड साइड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मगर थीटा 90 है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इज मॉड ए। ओके, साइन 90 मीन्स 1, इसे रिमूव करो। यहां से दो इंफॉर्मेशन निकलती है कि या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, बट इन्होंने कहा ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो फर्स्ट वाला केस नहीं हो सकता, आप उसे रिजेक्ट करके सीधे सेकंड पे जाओगे। मॉडुलस बी 1 है, बट मॉडुलस बी 1 का मतलब मॉडुलस ए भी 1 होगा, यानी ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने इंटरप्रेट कर ली। अब ये कह रहे हैं कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आपके पास या तो क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम डॉट प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, अनटिल अनलेस कि क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जहां क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना पड़े। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन की यूनिट वेक्टर्स हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग मैं इस वेक्टर का नाम रख लेती हूँ वेक्टर वी, और थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल। कैसे आंसर निकालेंगे? हम कहेंगे कि जो कॉस थीटा होगा वो होगा वेक्टर वी डॉट ए, हम सबको फॉर्मूला पता ही है ये, अपॉन मॉडुलस वी मॉडुलस ए। अब मैं सिर्फ जाके वैल्यूज पुट करूंगी। सो लेट्स सी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। वी डॉट ए में ए डॉट ए दैट इज 1 प्लस ए डॉट बी यानी 0 प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी, यानी ये तो बॉक्स प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स सिमिलर हो गए। बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के सिमिलर होने पे वैल्यू 0 लिख दिया। कमिंग टू डिनोमिनेटर, मॉडुलस ए तो 1 है, इससे तो मैंने 1 से रिप्लेस कर दिया। कमिंग टू मॉडुलस वी का और वेक्टर वी का मॉडुलस कैसे लिखोगे? दिस विल बी रूट ओवर, तो हम लिखते हैं जरा, दिस विल बी रूट ओवर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी डॉट ए क्रॉस बी। राइट, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर 1, कमिंग टू डिनोमिनेटर, दिस इज 1 दिस इज 1, ये कितना? ये भी 1, क्योंकि मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए दिया हुआ है, ये तो सब 0 है। ए डॉट बी 0, ए डॉट ए क्रॉस बी 0, बी डॉट ए क्रॉस बी 0, यानी ये तो सिर्फ 1/√3 रह गया। अब अगर ये कॉस थीटा है तो इसका मतलब थीटा तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3। सो सच अ सिंपल क्वेश्चन। ये देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन, आंसर इज cos इनवर्स 1/√3. Let us see the next question now. Coming to the next question, ये रहा. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है. इस टाइप के तो बहुत क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और अभी भी फ्रेम करते रहते हैं, मतलब काफी टाइम से. अगर काफी पुराने जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे. रिसेंट में भी कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में होता है. जेई मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस काफी फ्रेम किए जाते हैं. किस तरह के, कि अल्टीमेटली कुछ लिखा गया है a माइनस बी प्लस सी हो सकता है, या फिर a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर, या मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पूछा गया है. कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्टीज से कनेक्ट करेंगे और फाइनली इस रिजल्ट को लेकर आएंगे. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस में यही होता है कि जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिख के दी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से आपको यूज करते हुए रिजल्ट को इंटरप्रेट करना होता है. ठीक है, चलिए देखें जरा क्या किया जाए यहाँ पे. लेट 3 वेक्टर्स a b c be such that c वेक्टर इज कोप्लेनर विद a and b, and further a dot c 7 है and b vector is perpendicular to c. Look at this question, look at this information. ठीक है, मैंने आपको कहा था प्रीवियस जेईई मेंस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फर्स्ट पॉइंट मैंने हैशटैग रेड हैशटैग किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है. एडवांस में भी वो काफी इंपॉर्टेंट है. और आप देख सकते हो कि जो 2 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं प्रीवियस जेईई मेंस में, उन दोनों ही क्वेश्चंस में आपको वो वाला कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है. यहां मुझे एक सी वेक्टर लिखना है विच इज कोप्लेनर विद 2 वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर. राइट, तो इसका मतलब क्या है, आप चाहें तो इसे भी 2 डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं. कि सबसे पहले या तो आप सी वेक्टर को कोप्लेनर विद ए बी ले रहे हो तो आप उसे लिख लो अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर. ठीक है, ये मेथड 1 कह सकते हो आप उसे. ऑल्टरनेटिवली आप क्या कह सकते हो, क्योंकि सी वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी and is perpendicular to vector b, that's why vector c must be of the form lambda times a cross b and cross vector b. right, तो हम lambda times a cross b लिखकर भी सीधे प्रोसीड कर सकते हैं. यहाँ एक अननोन है, यहाँ पे आपने 2 अननोन्स को इंट्रोड्यूस किया है. तो आप एनी वन चॉइस आपकी होगी, आप जो भी मेथड यूज करना चाहें कर सकते हैं. दोनों में कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है. मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ जिसमें मिनिमम अननोन कांस्टेंट्स हो. ठीक है, यहाँ लैम्डा. फिर दूसरी चीज ऑब्वियसली ये भी देखनी होती है कि आपका कैलकुलेशन पार्ट भी ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा हो. ठीक है, तो सेकंड मेथड में, और सेकंड जो मैंने कहा मेथड 2, मैं इसको लिख देती हूँ एक बार. दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 1. सो मेथड 2 में क्योंकि एक ही अननोन होगा, आई विल प्रोसीड यूजिंग मेथड 2. इन केस आपको लगता है कि a क्रॉस b क्रॉस c हमें कुछ वैल्यूज दी गई है, उसके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है, तो आप इसीलिए मेथड 1 दिमाग में रखते हैं कि ठीक है, अगर मेथड 2 में ऑब्जर्वेशन के बाद पता चल जाता है कि द कैलकुलेशन इज गोइंग टू बिकम वेरी लेंदी, यू कैन स्विच टू मेथड 1 एज वेल. ठीक है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे, नंबर ऑफ अननोन्स कम होंगे, हम वहां जाएंगे. सेकंड इज कैलकुलेशन पार्ट. तो ये दोनों चीजें आप दिमाग में रख के फिर डिसाइड करते हो कि मेथड 1 पे जाएं या फिर मेथड 2 पे. खैर अभी और इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी जरा चेक करते हैं और फिर हम प्रोसीड करेंगे. तो इन्होंने हमें ये कहा है कि लेट 3 वेक्टर्स ए बी सी बी सच दैट सी इज कोप्लेनर विद ए बी and perpendicular to vector b. Further vector a dot c is 7. अच्छा ठीक है, तो a dot c को हम 7 लिख लेंगे. वेक्टर b और वेक्टर a दोनों ही हमें पता है. ओके, जब हमें वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पता है तो इसका मतलब तो हम वेक्टर c इजीली निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. देन फाइनली क्या चाहिए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ओके ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड. आई एम प्रोसीडिंग विद मेथड 2. सो मेथड 2 से हम जरा प्रोसीड करते हैं. आप चाहें तो मेथड 1 से डेफिनेटली प्रोसीड करिए. ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं राइट नाउ, द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि दोनों ही मेथड में आप इजी कैलकुलेशन को ही कम अक्रॉस करोगे. आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन दोनों मेथड में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली. हमने स्टार्ट किया मेथड 2 से, लैम्डा टाइम्स दिस a क्रॉस b. तो मैं इसे लिखने जा रही हूँ, वेक्टर c इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर a डॉट b मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर b माइनस b डॉट b मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a डॉट b. अब डॉट प्रोडक्ट हम इजीली ले सकते हैं. ये रहा वेक्टर a, ये रहा वेक्टर b. व्हाट इज a डॉट b? सो a डॉट b में आप देख सकते हो एक तो आएगा -2 एंड दूसरा +1 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर b. ठीक है, वेक्टर b का स्क्वायर कितना है, 4 + 1 5 वेक्टर a, यानी ये लिख देंगे लैम्डा टाइम्स माइनस वेक्टर b -5 a वेक्टर.
ठीक है, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए वेक्टर सी, सो दैट हम इसे भी कैलकुलेट कर पाए। क्या उसके लिए हम सी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ए डॉट सी का वैल्यू 7 लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, अभी ए और बी की वैल्यूज यहां नहीं लिख रही हूं मैं, लेटर ऑन हम जब जरूरत होगी तब पुट कर लेंगे। अभी मैं ए डॉट सी पर जाती हूँ। ए डॉट सी इज 7। ठीक है, a dot c 7 means on the right hand side what you are going to get is lambda times minus of vector a dot b, अभी अभी तो कैलकुलेट किया था, सीधे लिख देते हैं, माइनस 5 टाइम्स वेक्टर a डॉट ए। व्हाट इज a डॉट ए? वेक्टर a का स्क्वायर। कितना आ जाएगा आप यहाँ देख सकते हो, वेक्टर a का स्क्वायर जो हमें मिल रहा है वो है 1 + 1 + 1, दैट इज 3। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास बन जाता है 7। राइट हैंड साइड लैम्डा टाइम्स 1 - 15 यानी -14, तो लैम्डा इज -1/2। लैम्डा इज -1/2। तो लैम्डा की वैल्यू जरा हम यहां पुट करते हैं, या फिर कहिए इस फॉर्म में हम पुट करेंगे और वेक्टर सी आइडेंटिफाई करेंगे। वंस यू गेट द वेक्टर सी वैल्यू, देखो वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों दिए हुए हैं, आप दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करके वेक्टर सी निकाल सकते हो। जैसे ही आपको वेक्टर सी मिलता है, आप सीधे जाके यहाँ पे पुट करिए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का सम, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। तो आई होप नाउ आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहीं पे क्वेश्चन लीव करूंगी। वेक्टर ए वेक्टर बी आप वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने वेक्टर सी पूरा ही आइडेंटिफाई कर लिया। राइट, ए बी उन्होंने दिया था, सी हमने आइडेंटिफाई किया, क्वेश्चन खत्म। इस तरह के और भी क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे कंडीशंस अलग अलग होती है। अलग अलग कंडीशन यानी समटाइम्स क्या होता है कि मे बी हमें वेक्टर सी इंडिविजुअली ना मिले, हमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या चाहिए, 2 टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड पूछा गया ना। यानी वो है क्या, वो बेसिकली है 2 टाइम्स वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर सी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि हमें सी वेक्टर ना निकालना पड़े, या हमें सी वेक्टर को निकालने की जरूरत ही ना पड़े। हमें ए डॉट बी की वैल्यू मिल रही है, बी डॉट सी मिल रहा है, सी डॉट ए मिल रहा है, और साथ में इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी मिल रहे हैं। तो अगर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वेक्टर सी ये सारी वैल्यूज विदाउट कैलकुलेटिंग वेक्टर सी भी मिलती हैं, देन ऑल्सो इट इज फाइन। तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें वेक्टर सी नहीं निकालना पड़ता है, या वेक्टर सी हम नहीं निकाल पा रहे होते हैं, बट इवन देन मैग्नीट्यूड उसका पता कर पाते हैं, हम सी डॉट ए सी डॉट बी की वैल्यूज पता कर पाते हैं, और फाइनल क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो सेम कंडीशन ही देंगे, बट हाँ फाइनल क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो रिक्वायरमेंट है, सॉरी, कि फाइनल क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट हम इजीली क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने वेक्टर सी आइडेंटिफाई किया, पुट किया, आंसर निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा मैंने कहा दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस के साथ वो फ्रेम कर रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन फाइंड। देखो सारे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे खूब सारे वेक्टर्स हैं, सबका क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना है। स्टार्ट कैसे करोगे, इनर मोस्ट से। ठीक है, जो भी आपको लगता है ना कि जो एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना आता है, लाइक ट्रिपल प्रोडक्ट हमें पता है, उसका फॉर्मूला पता है, अब वहां से स्टार्ट करो। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे इनर मोस्ट वाले प्रोडक्ट से। बाहर वाली टर्म्स ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस, जरा वैल्यू लिखते हैं, दिस विल बिकम वेक्टर ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी। बट पहली ही लाइन में लिखा है कि एन बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है यानी ये टर्म 0 हो गई, नेगेटिव साइन में कॉमन लेकर यहां लिखूंगी, और जो स्केलर है उसे भी हटा देते हैं। यानी जो क्वेश्चन रह गया वो सिर्फ इतना है, वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वापस वही फॉर्म आ गई जो हमने अभी सॉल्व करी थी। ठीक है, वंस मोर दिस विल बिकम माइनस ऑफ मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए यानी 0 माइनस ए डॉट ए इंटू वेक्टर बी। ये रहा आंसर, मॉडुलस ए पावर 4 वेक्टर बी। तो आप देख सकते हो, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है 3 स्टेप में तो ये खत्म भी हो गया। इट डजंट टेक सो मच ऑफ टाइम। जेईई मेंस में ऐसे आपको वेक्टर्स में क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो बहुत लेंदी नहीं आए हैं,
आप उन्हें हैंडल करिए, प्रॉपर अप्रोच से प्रोसीड करेंगे तो बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। और ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म्स पे बने हों। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, और जो क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर कहिए वो क्वेश्चंस जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस में या फिर टेस्ट पेपर में पूछे गए। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप इसके थ्रू रिवाइज करिए। ये देखो, ये फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया, अगेन इसमें कुछ कुछ उसी तरह का है जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन में देखा था, बट लेट्स सी व्हाट इज दिस नाउ। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज ए बी सी बी सच दैट, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें पता है। अच्छा, यहाँ तो तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है। साथ में दे आर सेइंग दैट प्रोजेक्शन, ये देखो मैंने आपको कहा था ना प्रोजेक्शन पे वो क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, जरूरी नहीं है प्योर क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के पार्ट में भी प्रोजेक्शन यूज हो सकता है। सो व्हाट दे आर सेइंग इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड कर करके मैं इंटरप्रिटेशन करती जाती हूँ कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी वेक्टर बी डॉट ए क्या इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी, क्या इंटरप्रिटेशन है कि डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस सी, यानी क्योंकि मुझे तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पता है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर चेक करेंगे हमें वैल्यू किसकी चाहिए। सो वेक्टर ए स्क्वायर, यस आई कैन राइट इट, वेक्टर बी स्क्वायर, यस वी कैन राइट इट, वेक्टर सी स्क्वायर, यस डेफिनेटली वी कैन राइट इट, 2 times vector a dot b, we will try to calculate, minus vector a dot c, we will try to calculate, and then we will have minus vector b dot c. b dot c हमें वैल्यू पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज पता है जरा चेक करते हैं, b डॉट c और ये तीनों मैग्नीट्यूड। हमें ना तो a डॉट b का वैल्यू पता है ना a डॉट c, बट ये इंफॉर्मेशन जरूर हमें दी गई है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन क्या हम ये कंक्लूड कर लें कि वेक्टर b डॉट a इज ऑल्सो इक्वल्स टू c डॉट a, क्योंकि दोनों साइड a कैप था, मैंने क्या किया, दोनों साइड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a से मल्टीप्लाई करोगे तो a कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज नथिंग बट वेक्टर a, तो ये आपके पास क्या बन गया, b डॉट a इज इक्वल्स टू c डॉट a। अब b डॉट a इज इक्वल्स टू c डॉट a का मतलब क्या हुआ, ये रहा b डॉट a, ये रहा c डॉट a, सेम है तो इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जो वैल्यूज हमें नहीं पता थी वो दोनों आपस में कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके देखो, आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 6। सो 6 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो अगेन आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो हमें दी गई थी ना वो लिटिल डिफरेंट थी, मगर अगेन मैंने कुछ और प्रॉपर्टी नहीं यूज की, मैंने जितनी प्रॉपर्टीज आपको अभी शेयर की है उन्हीं प्रॉपर्टीज में से हमने रिजल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगेन मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ वो सेम वेराइटी को फ्रेम करते रहते हैं। चलिए लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन। अब ये क्या क्वेश्चन है देखें जरा, वेक्टर इज इक्वल्स टू i माइनस जे, वेक्टर b इज इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस के, एंड सी वेक्टर बी अ वेक्टर सच दैट, अब देखो सी वेक्टर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एंड a डॉट सी भी हमें पता है, देन वेक्टर c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, हमें वेक्टर c का स्क्वायर आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। भाई वेक्टर c का स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है, यानी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं, वेक्टर a मेरे पास है, मेरे पास वेक्टर b भी है, c be a vector such that, c be a vector such that, ये रही इंफॉर्मेशन, एंड a डॉट c हमें पता है, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी a डॉट c की हम उसे यूज करेंगे। अब करें क्या, वेक्टर c का स्क्वायर चाहिए, ओके। सो या तो हम वेक्टर सी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और या फिर जो कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी हैं जो पढ़ी हैं उन्हें यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन है, फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट ए क्रॉस सी जो होगा दिस विल बी माइनस वेक्टर बी, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी ए वेक्टर से मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे इनफैक्ट ए डॉट सी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे रखा है। द ओनली थिंग दैट इज अननोन इज मॉड्यूलस वेक्टर सी का स्क्वायर। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है हैंडल करने के लिए, हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड कहेंगे बिकॉज द वेक्टर्स आर इक्वल, इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, करेक्ट, और मैग्नीट्यूड्स इक्वल है तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। मॉड्यूलस बी का स्क्वायर, ठीक है, मैं 3 मॉड्यूलस बी का स्क्वायर लिखती हूँ। व्हाट अबाउट दिस थिंग, अब मैं यूज करने जा रही हूँ लेग्रांजेस आइडेंटिटी।
अब Lagrange's आइडेंटिटी क्या कहती है? मॉड ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस सी का होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर में लिख लूंगी, मॉड सी स्क्वायर अननोन है, वो तो क्वेश्चन है, माइनस वेक्टर ए डॉट सी का होल स्क्वायर। ए डॉट सी, yes, we have the value. So in fact, we have all the values now here that we are going to use. So मॉडुलस ए का स्क्वायर आप पुट कर सकते हो, ये अननोन है जिसे आइडेंटिफाई करना है। ये वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर मॉडुलस सी का स्क्वायर रेडी हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कुछ आउटसाइड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, थोड़े काम माइंड से उसे रीड करिए, और जो कुछ आपने पढ़ा है ना, 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज कंसाइज मटेरियल आपके पास है, आप उसे अच्छे से पढ़कर ध्यान से सोचिए कि उन्हीं में से कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, राइट? जैसे ए क्रॉस सी, अब Lagrange's आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, हमने सीधे स्क्वायर किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया, राइट? हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में। द वे दे आस्क्ड द क्वेश्चन वाज लिटिल डिफरेंट, आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। तो इसीलिए जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसे तरीके से पढ़ो। मैंने सारी प्रॉपर्टीज, जितने कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए ना वेक्टर्स में, वो सब आपको इस वीडियो में लिख कर दिए, अच्छे से रिवाइज करिए। उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं रहे। तो रिपीटेडली, या तो आप उसे एक नोटबुक में लिख कर रख लीजिए, सो दैट आप रिपीटेडली क्विकली उसे रिवाइज कर सकें, और नहीं तो जैसे भी आप रिवाइज करना चाहते हैं, आप वीडियो के साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो पॉज करके क्विकली उसे रीड करते जाइए, बट वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है देखें जरा। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट प्रोजेक्शन वेक्टर, फिर से आ गया प्रोजेक्शन, बट अब प्रोजेक्शन कुछ अलग तरीके से यूज किया गया है। अलग तरीके से यानी क्वेश्चन को फ्रेम अलग तरीके से किया गया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर इज ए वेक्टर। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, या फिर कहिए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along vector A. This is what they are talking about. If A plus B is perpendicular to C, then modulus B is equals to, हमें वेक्टर B का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखें जरा क्या क्या इंफॉर्मेशन है और हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फर्स्ट लाइन में दिया गया है 3 वेक्टर्स हैं। कोप्लेनर तो कहीं नहीं बोला, तो ठीक है, 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं, जिसमें से 2 वेक्टर्स तो हमें कंप्लीटली पता है। ये थर्ड बी वेक्टर जो है ना, इसमें कुछ अननोन्स है। सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए वेक्टर, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लिया आपने ए वेक्टर पे और उसका कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, यही होगा। दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। ठीक है, अब क्या करें। इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि वेक्टर ए प्लस बी डॉट सी वेक्टर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। तो हमें मॉड्यूलस बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? इस इंफॉर्मेशन का सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सही है, दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी डॉट ए कैप। राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। अब बी डॉट ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जरा, क्या होगा? वेक्टर बी आपके सामने है, वेक्टर ए आपके सामने है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू b1 प्लस b2 एंड प्लस 2। b1 प्लस b2 प्लस 2, और साथ में राइट हैंड साइड हमारे पास कितना आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2। सो ये हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट ए कैप हमें लेना था, तो लेफ्ट हैंड साइड इसे सही करिए। मैंने बी डॉट ए लिखा हुआ है, ए कैप, ए कैप का मतलब डिनोमिनेटर में एक और 2। अब इससे हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट ये जो b1 प्लस b2 आ रहा है ना, दिस टर्न्स आउट टू बी 2, ये 2 बन जाता है। ठीक है, पूरी इक्वेशन को जैसे कि आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली b1 b2 में एक रिलेशन मुझे मिल गया। सेकेंड रिलेशन हम यहां से निकालेंगे। अभी a प्लस बी वेक्टर, तो एक काम करते हैं जरा, b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 2 में यहां लिख लेती हूँ, और इस साइड हम a प्लस बी डॉट सी की कैलकुलेशन करते हैं। नाउ व्हाट इज वेक्टर a प्लस बी डॉट सी? तो a प्लस बी देखें जरा, a एंड b का सम डॉट c, दिस इज b1 प्लस 1 आई कैप
B2 plus 1 J cap plus 2 root 2 K cap. डॉट किसके साथ लेना है? C वेक्टर के साथ एंड इक्वेटेड टू 0. C वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो इट विल बी 5 times B1 plus 1 plus B2 plus 1 और 2 2s are 4 equals to 0. क्या बन गया ये है 5B1 plus B2 plus 10 equals to 0. यानी मेरे पास B1 B2 में दो इक्वेशंस आ गई, टू लीनियर इक्वेशंस इनफेक्ट आई वुड से. क्या हम इन दोनों को सॉल्व करके B1 B2 इंडिविजुअली निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल. तो दोनों को जरा सॉल्व करेंगे. इनफैक्ट मैं यहाँ B1 प्लस B2 को 2 लिख देती हूँ, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 4B1. अब बना B1 प्लस B2. सो B1 प्लस B2 हमारे पास कितना है? 2. तो ये आ गया 12 इक्वल्स टू 0. यानी B1 कितना तैयार हो गया? दिस इज -3. अब अगर B1 -3 है तो B2 कितना आ रहा है? दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल्स टू 5. B1 -3 है, B2 इज 5. B1 is -3, B2 is 5. अब जरा चेक करेंगे और पुट करेंगे इसे इस इक्वेशन में. B1 and B2. B1 I cap, B2 J cap plus root 2 K cap. So B1 I cap plus B2 J cap plus root 2 K cap. फाइनली हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B. This is vector B. You can see that modulus of vector B turns out to be 6. So this is the answer that we have. Again, you can look at the question. Projection का concept अगर आपको पता है तो कुछ भी नहीं है, right? If you know the concept of the projection, अगर आपको पता है कि किस तरह से vector component of the vector along a vector या perpendicular to vector लिखा जाएगा. Secondly, how do you write the projection of one vector on another vector? तो question कुछ भी नहीं है. एंड ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से उठाया है. दैट मीन्स आप इमेजिन कर लो कि ये क्वेश्चन वो है जहां पे हमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है. तो कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी आए हैं जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला है या जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे यूटिलाइज हो गया है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. प्रोजेक्शन का यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने प्रोजेक्शन को यूज किया है, आइदर डायरेक्ट या फिर एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. Well, let us come to the next question. ये रहा next question. Let's see what is this. Let root 3 I cap plus J cap. Let root 3 I cap plus J cap. I cap plus root 3 J cap यानी तीन वेक्टर्स बेसिकली दिए गए. पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स हैं A B C विद रिस्पेक्ट टू रीजन. एक चीज और मैंने नोटिस की इसे पढ़ते हुए कि K cap कहीं पर भी नहीं है, यानी ये एक प्लेन की बात हो रही है. XY प्लेन में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है. If the distance of C means कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट. फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB. अब देखो इस क्वेश्चन में मैं एक और चीज आपको रिवाइज करवाऊंगी. बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन OA एंड OB इज 3/√2. देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा. ठीक है, अननोन बीटा है जिसे आइडेंटिफाई करना है. कंडीशंस हमारे सामने है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो मेथड आपके साथ शेयर करती हूँ. मेथड 1, चलिए पहले पूरा वेक्टर्स चल रहा है तो पूरा वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे. सेकेंड मेथड में मैं क्वेश्चन को ले जाऊंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो देखो ये जो वेक्टर्स 3D मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, इसमें कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं. यानी कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर्स के क्वेश्चंस में आप जहां चाहें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां पॉसिबल है यूज कर पाएंगे. आप देखेंगे कि वेक्टर्स में हम कई जगह मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को भी यूज करते हैं. इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस में आपको फील आता है कि ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आई कैप जे कैप यानी वेक्टर्स को यूज करके प्रोसीड किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हम प्रोसीड करेंगे. और इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम यूज कर सकते हैं. यानी ये जो वेक्टर्स है, वेक्टर 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे चैप्टर में जहां पॉसिबल है इजीली यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो अभी हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसमें कनेक्ट कर दूंगी. पहले प्योर वेक्टर से मैं इसे सॉल्व करती हूँ. तो प्योर वेक्टर से सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखिए जरा. 3 पॉइंट्स दिए थे एंड डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल OA एंड OB. जरा देखें, ये पॉइंट A है और ये B है. यानी अगर मैं इसे ट्रेस कर देती हूँ, ठीक है, तो एक पॉइंट है √3, 1 पॉइंट इज √3, 1. ये रहा पॉइंट A. और √3, 1 से तो हमें ये भी पता चल गया कि ये जो एंगल होगा दिस इज 30 डिग्री, राइट? दिस इज 30 डिग्रीज.
सेकेंड पॉइंट बी पर जाते हैं, विच इज 1,√3। सो 1,√3 दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। OA एंड OB वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। हमें ये एंगल भी पता चल गया 60 डिग्री है। तो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल भी अब तो नजर आ रहा है। दोनों के बीच का एक्यूट एंगल 30 डिग्री है। उसके एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात हो रही थी क्वेश्चन में, तो आप इजीली कह सकते हो कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है या वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी अगर मैं इसका नाम रख लेती हूँ P, तो जो OP वेक्टर होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस J कैप, राइट? OP वेक्टर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस J कैप। ठीक है, तो AB को मार्क करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन मैंने रीड किया था और दे वर टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, वो मैंने ट्रेस करके वेक्टर अलोंग दैट बाइसेक्टर लिख दिया। अब क्वेश्चन वापस रीड करते हैं। थर्ड पॉइंट C है, रिस्पेक्टिवली द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट A, B एंड C विद रिस्पेक्ट टू O। द डिस्टेंस ऑफ C, अभी जो पॉइंट है C, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस बाइसेक्टर। यानी बेसिकली कुछ इस तरह है कि आपके पास ये रहा सपोज वेक्टर और ये रहा पॉइंट C। What you need to do is, आपको पॉइंट C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वेक्टर निकालना है, राइट? सो इन 2D आपको इस लाइन, बेसिकली हमें इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस C का कैलकुलेट करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि द एंगल और जो डिस्टेंस है दैट टर्न्स आउट टू बी 3/√2, देन फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। तो बस जैसे ही आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ बीटा आएगा। हम 3/√2 से इक्वेट करके बीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहले जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्योर उस मेथड से जो कि वेक्टर्स के थ्रू होगा। हमने ये देख ही लिया है कि ये जो OP वेक्टर है, तो ये जो OP वेक्टर की लाइन की इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? दिस विल बी R वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स I कैप प्लस J कैप। ये हमारे पास लाइन OP की इक्वेशन यानी इंटीरियर या फिर कहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन तैयार है। अब C से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि C से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया F। नाउ इफ F इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर F फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो F को आप क्या ले सकते हो? फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, F का पोजीशन वेक्टर होगा लैम्डा टाइम्स I प्लस J कैप। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? C क्या है? C मेरे पास दिया गया है बीटा I कैप प्लस 1 माइनस बीटा J कैप। तो ये आ गया बीटा I कैप प्लस 1 माइनस बीटा J कैप। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग लिखने जा रहे हैं CF वेक्टर डॉट इस लाइन के अलोंग वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? I कैप प्लस J कैप। ये 0 होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो चलिए पहले लिखेंगे CF वेक्टर। तो CF वेक्टर मीन्स इट विल बिकम लैम्डा माइनस बीटा I कैप। दूसरा अब हम क्या लिखेंगे? और हमें लैम्डा की भी इनफैक्ट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट विद द I प्लस J हमें लिखना है, तो ये रहा I प्लस J। चलिए अब प्रोसीड करते हैं। फिर हमारे पास आएगा प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस बीटा J कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किससे लेंगे हम? I प्लस J के साथ एंड इक्वेटेड टू 0। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या बन गया। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ मोमेंट, ये कैलकुलेशन जरा सही करें पहले। यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लैम्डा माइनस 1 प्लस बीटा। ठीक है, अब हम लिखेंगे जरा लैम्डा माइनस बीटा प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस बीटा एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 0। अब दिस टर्न्स आउट टू बी 0 का क्या मतलब हुआ? यहां से बीटा कैंसिल हुआ और लैम्डा का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 1/2। लैम्डा 1/2 का मतलब F का पोजीशन वेक्टर कितना आ गया? I कैप प्लस J कैप डिवाइडेड बाय 2। अब अगर ये I कैप प्लस J कैप डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ चुका है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस CF होगा दिस कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। तो CF वेक्टर अभी हमने लिखा था, ये रहा CF वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ CF वेक्टर चाहिए। क्या लिखेंगे? बिकॉज लैम्डा इज हाफ, यू विल से दैट दिस इज गोइंग टू बी द मॉड्यूलस ऑफ हाफ माइनस बीटा I कैप प्लस हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस हाफ प्लस बीटा J कैप। हाउ मच इज इट? दिस इज 3/√2, राइट? क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कितना डिस्टेंस हमें दिया गया है, 3/√2। तो ये रहा 3/√2।
चलिए सॉल्व करेंगे. दिस टर्न्स आउट टू बी रूट ओवर ये बीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में लिख रही हूँ इसलिए इस तरह लिख रही हूँ, प्लस बीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर. दिस इज 3/√2. कैलकुलेशन जरा कंप्लीट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कितना है ये बन जाएगा √2 टाइम्स बीटा माइनस 1/2. राइट हैंड साइड इज 3/√2. यानी मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस 1/2 आपके पास कितना आ गया? दिस इज 3/2. अब अगर ये 3/2 है तो इसका मतलब बीटा की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी? 1/2 प्लस माइनस 3/2. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज का सम बताना है. तो लेट्स सी वंस अगेन व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज. वी आर सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा. बीटा की हमें दो वैल्यूज मिली है यहाँ पर और उन दोनों वैल्यूज का सम निकालना है. तो जैसे ही आप उन दोनों का सम निकालोगे आप यहाँ देख सकते हो कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा इज हाफ प्लस हाफ, दैट इज 1. तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया. तो ये एक मेथड है जिसमें मैंने प्योरली वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया और आंसर निकाल दिया. राइट तो हम इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऑल्टरनेटिवली द सेम क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी हैंडल्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना होगा? मेथड 2 के लिए यहां तक का इंटरप्रिटेशन सेम है. ये जो हमने इंटरप्रिटेशन किया ना, ओपी वेक्टर हमने लिखा, ओपी वेक्टर हमने कहा कि ये 45 डिग्री है, यानी अब मैं इस वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूंगी. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी कि ये जो लाइन ओपी आ रही है दिस विल बी y इक्वल्स टू x. राइट दिस इज गोइंग टू बी द एंगल बाइसेक्टर. सो जो एंगल बाइसेक्टर हमें यहाँ मिल रहा है दैट इज y इक्वल्स टू x. ठीक है भाई, इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर y इक्वल्स टू x, तो अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट c, ये रहा पॉइंट c, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन y इक्वल्स टू x इज 3/√2. यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो बीटा कॉमा 1 माइनस बीटा, यानी जहां तक बात है पॉइंट सी की, तो लेट अस गो टू मेथड 2 नाउ. यानी मेथड 2 में आपने क्या करना है, जो लाइन है y इक्वल्स टू x, उससे पॉइंट बीटा कॉमा 1 माइनस बीटा. सो बीटा कॉमा 1 माइनस बीटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड इक्वेट इट टू 3/√2. सो दिस विल बिकम बीटा माइनस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय √2 and this is equals to 3/√2. क्या आ गया हमारे पास? न्यूमरेटर as you can see this is modulus of 2 beta minus 1, right hand side is only 3. जैसे ही आप मॉडुलस को रिमूव करोगे बीटा हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ देखो, यहाँ कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया. आपको सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ बीटा चाहिए जो इजीली आंसर किया जा सकता है. दैट सम इज इक्वल्स टू 1. राइट सो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. आप वेक्टर से प्रोसीड करना चाहो वो भी जा सकते हो, बट वेरेवर यू फील कि आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखो मैंने इस क्वेश्चन को कनेक्ट किया और क्वेश्चन को बहुत कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर लिया. चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ वो है जेई के वो क्वेश्चंस जिसकी प्रोबेबिलिटी मेंस में भी आने की है. ठीक है, तो जेई एडवांस का आप देख लो 2020 पेपर 1 का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है. इसे हम सॉल्व करेंगे. इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज कर रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनेंगे. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जा सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से. एक ट्राइंगल है PQR, तो मैंने पहले ट्राइंगल बना दिया PQR, ये रहा PQR. वेक्टर इज QR वेक्टर, सो ये डायरेक्शन वेक्टर ए की है. RP वेक्टर इज B वेक्टर, PQ vector is C vector. Okay, after looking at the direction of three vectors, definitely I can say vector A plus vector B plus vector C is 0. ठीक है, अभी फर्स्ट लाइन रीड की, इंटरप्रेट की. सेकेंड क्या है? मॉड्यूलस ऑफ ए 3, यानी इस साइड लेंथ की वैल्यू 3 है. ट्राइंगल की अनदर साइड इज 4. थर्ड साइड नहीं दी गई है. ओके, अगेन हमें और क्या इंफॉर्मेशन दिया? ये दिया गया A डॉट वेक्टर C माइनस B अपॉन वेक्टर C डॉट A माइनस B.
दिस इज इक्वल्स टू मॉड ए, तो मॉड ए तो हमें 3 दिया गया है, अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी यानी 7 दिया गया है। तो यहां तक रीड करके भी हमने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर ली एंड सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट दे वांट अस टू कैलकुलेट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। अब देखो फिर से लेग्रांजेस आइडेंटिटी, ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यानी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लेग्रांजेस आइडेंटिटी कैन बी यूटिलाइज्ड हियर। यानी लेग्रांजेस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये होगा वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको दिखाया था अभी जब हम प्रीवियस मेंस का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी लेग्रांजेस आइडेंटिटी यूज हुई थी। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं यूज होती है, कई बार आपको थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर शिफ्ट करके लेग्रांजेस आइडेंटिटी को यूज करना होता है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी सब फॉर्मूला दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखना यह है कि इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्क्वायर है? यस डेफिनेटली है। क्या हमारे पास ए डॉट बी है? नहीं है। वही ए डॉट बी मुझे फाइंड करना है एंड द क्वेश्चन विल बी ओवर। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? अभी ए डॉट बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये दो इंफॉर्मेशन यूज करोगे, राइट, 1 एंड 2। क्या हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी वेक्टर सी की जरूरत है? आंसर निकालने में तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें वेक्टर सी कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा। तो आप 1 एंड 2 से वेक्टर सी को एलिमिनेट कर दो। वेक्टर ए के स्क्वायर से मुझे दिक्कत नहीं है, वेक्टर बी के स्क्वायर से दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी अगर आया तो वो तो हमें वैसे भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 की हेल्प से वेक्टर सी को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करेंगे यानी देखो जो सेकेंड रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट सी माइनस बी। अभी सी का मतलब है माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, राइट। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट सी वेक्टर एज माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सो ये रहा फॉर्म जो 1 एंड 2 में से सी को एलिमिनेट करने पर बनता है। देखें जरा ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। न्यूमरेटर बिकम्स माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी अननोन है जिसके लिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। डिनोमिनेटर देखते हैं तो नेगेटिव साइन मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी का मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। राइट हैंड साइड इज 3/7। क्या हमारे पास वेक्टर ए का स्क्वायर है? बिल्कुल है, उन्होंने हमें दी गई है वैल्यू 3 and 4। तो चलिए लेट्स पुट द वैल्यूज। नेगेटिव साइन न्यूमरेटर से मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल किया, ये प्लस साइन हो गया। न्यूमरेटर में 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। कमिंग टू डिनोमिनेटर, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए का स्क्वायर इज 9 बी का स्क्वायर इज 16 इज 3/7। अब आगे की कैलकुलेशन से आप इजीली ए डॉट बी निकाल सकते हो। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, आप उसे जाके क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर, यस वी हैव इट। वेक्टर बी का स्क्वायर, यस वी हैव इट। डू वी हैव ए डॉट बी? जस्ट नाउ कैलकुलेटेड। पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, कंप्लीट योर क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। सो जब आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 108। यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 108। तो देखो इसमें क्या है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट तो सच नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते हैं। द ओनली थिंग इज आप कैसे उसे तरीके से क्वेश्चन में यूटिलाइज करते हो। तो हमने इसमें क्या देखा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेग्रांजेस आइडेंटिटी का है, बट उन्होंने लेग्रांजेस आइडेंटिटी के साथ एक ऐसा क्वेश्चन क्लब कर दिया जिसमें आपको ए डॉट बी को फाइंड करना पड़ेगा। कैसे ए डॉट बी को फाइंड करेंगे, तो यू कैन यूज दीज 2 इक्वेशंस। सी कहीं नहीं चाहिए था इसलिए मैंने उसे एलिमिनेट किया, जैसे ही एलिमिनेट किया मुझे इजीली ए डॉट बी का वैल्यू मिल गया। That's it. Nothing else is required in the question. You put this value and get the answer. Chaliye, now let us come to the last question of this lecture, which again I am taking from previous JEE advanced paper. Again I am taking it only because, as I told you, these type of questions nowadays JEE mains भी काफी frame कर रहा है। एडवांस में तो मैंने आपको कहा ही है किस तरह के क्वेश्चंस आजकल फ्रेम हो रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेंस में विद डिफरेंट डेटा पूछा जा सकता है। तो जस्ट रीड द क्वेश्चन। If you want, you can pause the video and try yourself and then you see the solution. और नहीं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले रीड करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि let vector u, vector v, vector w be vectors in 3D space where u vector, v vector are unit vectors। ठीक है, तो हमें uv तो यूनिट वेक्टर्स दे दिए गए हैं which are not perpendicular, तो u डॉट v को 0 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखेंगे।
u डॉट w और v डॉट w हमें पता है, w डॉट w भी पता है. If the volume of parallelepiped whose adjacent sides are represented by the vectors u, v, w is root 2, then find magnitude of this. See, if you want to find out the magnitude of this, what all things are required? I need the magnitude of u vector, I need the magnitude of v vector, as well as I need u dot v. Do we have the value of u dot v in the question? No, they did not provide us u dot v. यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअली चाहिए क्या? आपको u डॉट v की वैल्यू चाहिए, राइट? तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी होती है कि हमें एक्चुअल में किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को लेकर जाना है. ठीक है, तो हमें u डॉट v चाहिए. किसी भी तरह u डॉट v मिल गया तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा. अब u डॉट v को फाइंड करने के लिए ही ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, राइट? ये सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए लिखी गई है. तो अब इसे इंटरप्रेट कैसे करें? सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आपके पास जो पैरेललोपिपेड है उसकी 3 कोटर्मिनस एजेस हैं u v w और उसका वॉल्यूम है √2. यानी हमें दे दिया गया है बॉक्स u v w इज इक्वल्स टू √2. बट क्या हम किसी तरह इसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई u डॉट v? तो आपको अगर याद हो, मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी को कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें आजकल IIT JEE एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं और मेंस में भी कर रहे हैं. तो देखो, ये प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जिसकी मैं बात कर रही थी. आप इसे क्या लिखोगे? u डॉट v जिसकी मुझे जरूरत है, जो अननोन है, u डॉट w क्वेश्चन में दिया है, v डॉट u अननोन है, v डॉट v यस वी कैन राइट, v डॉट w इज गिवन, w डॉट u क्वेश्चन में दिया है, w डॉट v क्वेश्चन में दिया है, w डॉट w दिया गया है. हम इसे लिख लेंगे 2, राइट? अब करना क्या है? वैल्यूज पुट करनी है. तो व्हाट अबाउट u एंड v? दे आर सेइंग दैट दे आर यूनिट वेक्टर्स. u और v तो यूनिट वेक्टर्स हैं. वेयर u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. u डॉट w और v डॉट w दोनों ही 1 है. तो मैं सारी वैल्यूज जरा पुट करती हूँ यहाँ पे. ये रहा 1, u डॉट v अननोन, u डॉट w 1 है, u डॉट v अगेन अननोन, v डॉट v 1 है, v डॉट w भी 1 है. अब आते हैं w डॉट u 1 एंड देन वी हैव w डॉट v 1. व्हाट अबाउट w डॉट w? उन्होंने कहा है 4 है. ठीक है, हमने 4 लिखा. दिस इज इक्वल्स टू 2. क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके u डॉट v निकाल देंगे? यस, दिस इज अ सिंपल डिटर्मिनेंट दैट कैन बी सॉल्व. एक ही तो अननोन है पूरे क्वेश्चन में, राइट? इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है. जैसे ही आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, आपके पास एक अननोन वाली इक्वेशन होगी जिससे आप इजीली u डॉट v का वैल्यू कैलकुलेट करोगे. लेट इट बी अल्फा. अब अगर ये अल्फा है, देखें क्वेश्चन में कहीं अल्फा यूज तो नहीं किया गया. ठीक है, तो मैंने इस वैल्यू को अल्फा मान लिया. अब अगर ये अल्फा है तो बताइए, क्या हम वेक्टर 3u प्लस 5v का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? मॉड्यूलस ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ 3u वेक्टर प्लस 5v वेक्टर. व्हाट इज गोइंग टू बी दिस वन? स्क्वायर रूट ऑफ 9 वेक्टर u का स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है, 25 वेक्टर v का स्क्वायर प्लस 30 वेक्टर u डॉट v. ये रहा u डॉट v. आप इसे यहां पुट करिए. ये 9 प्लस 25 प्लस वॉट एवर वी आर गेटिंग हियर. जैसे ही आप इसे यहां पुट करेंगे, आपका आंसर रेडी है. तो आई होप ये छोटा सा कैलकुलेशन आप अपने आप देख सकते हो. इसे कैलकुलेट करिए. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कॉन्सेप्ट. तो सी, आई टोल्ड यू कि ये वाले कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिख कर दिए हैं, उन्हें अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा बिफोर राइटिंग द पेपर. चलिए, सो आई होप आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है और अपने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं. इनकेस नहीं बनाए हैं तो वापस इसे देखकर अच्छे से अपने नोट्स तैयार करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और फेलो एस्पायरेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट उन्हें भी कम टाइम में मैक्सिमम रिवाइज करने का मौका मिलेगा. तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय फॉर नाउ.